तो मैं प्रणय उपाध्याय, जी न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं इस समय की एक बड़ी खबर के साथ। 9 जून की शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। अमित शाह के घर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई वरिष्ठ नेताओं की इस समय बैठक चल रही है और दोनों ही वरिष्ठ नेताओं के बीच ये जो बैठक हुई है, माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच ये जो बैठक थी, इस बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और इस बैठक के अंदर यह तय हुआ है कि आखिर किस तरीके से जो ढांचा है मंत्रिमंडल का वो बनाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार की हुई मैराथन बैठक के अंदर जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी अलग अलग बैठकें हुई हैं। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर विचार विमर्श हुआ है और सूत्रों के मुताबिक विचार विमर्श की प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह अपनी पूरी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को देंगे। मंत्रिमंडल का गठन करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है और इसीलिए इस बारे में तमाम पक्षों, सहयोगी दलों और अपनी पार्टी की राय जानने और जताने के बाद में जो अंतिम फैसला है वो नरेंद्र मोदी करेंगे। और देखिए, जहां एक तरफ मोदी सरकार 3.0 के गठन की कवायद चल रही है, बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसका फॉर्मूला भी सामने आ गया है और काफी हद तक इसके नाम भी जो हैं वो तय माने जा रहे हैं। एनडीए के स्थानीय नेताओं ने इसे तैयार किया है, ये जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, और सूत्रों के माने तो बिहार से जेडीयू और बीजेपी को बराबर बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। यानी बीजेपी के कोटे से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, गोपाल जी ठाकुर, नित्यानंद राय को मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं जेडीयू के कोटे से राजीव रंजन सिंह ललन, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर और दिलेश्वर कामत को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी और जो हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, उसको भी मोदी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई मंत्रिपरिषद के अंदर बिहार और आंध्र प्रदेश का अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। इसके साथ ही जयंत चौधरी और केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो क्या कुछ कंपोजिशन हो सकता है, क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है, वो तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। साथ ही तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सभी को साथ लेकर साधने की कोशिश में इस समय नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के समर्थन से नई सरकार का गठन हो रहा है। लेकिन ये ग्राफिक्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा है। 2014 की अगर बात करें तो मोदी सरकार में बिहार से 5 मंत्री थे। 2019 में यह आंकड़ा बढ़ा और 6 मंत्री हुए, लेकिन 2024 में यानी तीसरे टर्म में बिहार से मंत्रियों का जो आंकड़ा है, बिहार के मंत्रियों का, वो 8 हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है और साथ ही हमने आपको बताया कि किस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है, कौन कौन से नाम हो सकते हैं। ये तमाम जानकारी एक्सक्लूसिव तौर पर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और देखिए, बिहार से कब कितने मंत्री बने ये, और इन आंकड़ों के साथ ही सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये आंकड़े, फॉर्मूले और नाम, बिहार का प्रतिनिधित्व कितना हो, कैसा हो, क्या ये माना जाए कि ये तय हो चुका है, ये अभी केवल बस सुझाव है? बिहार ही नहीं बल्कि जितने एलाइज हैं उन सब का फॉर्मूला तय हो चुका है। एलाइज से नाम भी पार्टी हाईकमान को मिल चुका है, उस पर डिस्कशन भी कह सकते हैं। जैसा आपने भी बताया, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में लगातार इस बैठकों का दौर चल ही रहा है और आज ये देर रात तक अंतिम रूप ले लेगा पूरे मंत्रिमंडल का स्वरूप। जितने मंत्रियों को शपथ लेनी है उन सब का नाम ये तय मान के चलिए कि आज देर शाम तक या रात तक इसको तय कर लिया जाएगा और जो संभावित मंत्री हैं उनके पास कल सुबह से फोन जाना शुरू हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बिहार का है उसमें जातीय समीकरण, रविंद्र, आपको याद है होगा कि 2014 में भी और 2019 में भी जिन्हें जिन्हें मंत्री बनना है उनके साथ पीएम जो है वो अलग से मुलाकात भी करते हैं। तो क्या किसी तरीके की नाश्ते की मुलाकात का कोई स्वरूप अभी तक जानकारी मिल पाई है? वही पढ़ने में बता रहा था कि 2014 हो या फिर जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हो, 19 हो, उसके बाद जो विस्तार हुए, जो संभावित मंत्री होते हैं जिनके पास फोन जाता है, प्रधानमंत्री आवास में जाते हैं और करीब कोई 1 से 1.5 घंटा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होता है। उनको बताया जाता है कि कैसे सरकार की क्या दशा और दिशा है और कैसे उनमें उनको सहयोग करना है। तो कल भी यही आपको देखने को मिलेगा। एलकेएम में जो संभावित मंत्री है, जितनी भी मंत्रियों के पास फोन जाएंगे, सांसदों के पास, चाहे वो एलाइज के हों या फिर बीजेपी के, वो सभी का जमावड़ा होगा प्रधानमंत्री आवास पर और उसके बाद शाम को 7:15 बजे शपथ होनी है मंत्रिमंडल का। तो अभी मैं बैठकों का दौर है, जो गठबंधन है उन्होंने अपना दे दिया, लेकिन जो बीजेपी या सरकार का करता धरता उन सब का ही कहना है, मानना है
कि इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी हो, राज्यों का संतुलन भी हो, जातिगत संतुलन भी हो और पैन इंडिया स्वरूप हो इसमें। तो कहीं ना कहीं चाहे जैसा कि सुरेश गोपी का आ रहा है, वो केरल और तमिलनाडु का एक तरह से रिप्रेजेंटेट कर लेंगे, तेलंगाना से जी किशन रेड्डी हो या फिर आंध्रा से पुरंदेश्वरी हो या फिर जनसेना का प्रतिनिधि हो, एक नाथ शिंदे के पार्टी से हो, हर पार्टियों को इसमें जगह दी जाएगी। चाहे जीतन राम मांझी जैसे एकलौते बिल्कुल रविंद्र, जाहिर तौर पर राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण सभी को साधने की कोशिश यहां पर नरेंद्र मोदी करेंगे इस नई अपनी गठबंधन की सरकार को आगे बढ़ाने से पहले, मंत्रियों की शपथ से पहले। तमाम तस्वीरें और सियासी हलचल आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, किस तरीके से 4 जून के नतीजे आने के बाद में सियासी घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है और नीचे जो काउंटर आपको चलता हुआ दिख रहा है, यह समय की घड़ी है जो बताती है कि नरेंद्र मोदी के तीसरे बार शपथ ग्रहण समारोह में अब कितना वक्त बचा है।